हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 का अच्छे से रिवीजन कर लिया। कंप्लीट रिवीजन होने के बाद इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना मस्ट है। आपको पता है मैं 3 चीजें करा रहा हूं हर चैप्टर के लिए। कंप्लीट रिवीजन वन शॉट, देन उसके पीवाईक्यू, देन उसके एमसीक्यू। इन तीनों में से कुछ भी स्किप मत करना, बिल्कुल एक भी चीज स्किप मत करना। क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ना, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखोगे ना यार, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको आंसर कैसे लिखना है, तो एग्जामिनेशन में आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। आप कुछ ना कुछ लिख के आओगे, वो मार्क्स आपको मिलेंगे नहीं। सेम क्वेश्चन आपको आता है, उसका आंसर बड़ा समझ नहीं पाओगे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो ये बहुत जरूरी है। और कल चैप्टर सुबह 5-6 करेंगे और शाम को 7-8 करके कल हम अपना पूरा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट खत्म करेंगे। मैक्रो में ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। फिर परसों पूरा मैक्रो का 10 मिनट सीरीज के अंदर रिवीजन, और उसके बाद 18th को पूरा का पूरा इंडियन 10 मिनट सीरीज के साथ रिवीजन। बाकी परसों और उसके अगले दिन हमारा शाम को लाइव क्लास भी है, शाम को 6 बजे, तो उसको बिल्कुल मिस मत करना। कंप्लीट लाइव प्रिपरेशन करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिलहाल चैप्टर नंबर 3 यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्वेश्चन आया था, नेम एनी वन महारत्न कंपनी। कोई भी एक महारत्न कंपनी, 3 नंबर का है, 4 नंबर का सवाल होगा। एक पॉइंट में ये है और दूसरे पॉइंट में कुछ और पूछा होगा आपको, किसी और चैप्टर का होगा। तो आपको महारत्न कंपनी का बताना है। तो कोई भी, देखो ये रहा आपका महारत्न कंपनी, राइट। इतने सारे मैंने आपको 14 की लिस्ट दे दी है, आप कोई भी इनमें से एक उठा के लिख लो। तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा ना कि आप कुछ नाम ऐसे हैं जो आपने बहुत ज्यादा पढ़ रखा है, बचपन से इनके नाम सुनते हो। लाइक जो है आपने नाम सुन रखा है सेल गेल का, तो गेल है ना, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये दो नाम आपने तो सुन ही रखा है हमेशा। तो ये दो आप ध्यान रखना किसके अंदर आता है, महारत्न कंपनी के अंदर। बाकी बीएचईएल होगा, बीपीसीएल हो गया, इसके अलावा एचपीसीएल हो गया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गया। ऑयल की जो बेसिकली है ना, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ओएनजीसी, तो ये ओएनजीसी हो गया। ये सब किसके अंदर आता है, महारत्न के अंदर। सारी लिस्ट याद नहीं करनी, 2-3 आप याद करें ना, बहुत है। डिफाइन मल्टीलेटरल ट्रेड। अच्छा, मिनी रत्न कंपनी में से आज ही मैंने तुम्हें रिवीजन कराया, देखते हैं कितने बच्चों को याद है। एक बार कमेंट सेक्शन में एनी वन, कोई भी एक मिनी रत्न कंपनी का नाम कमेंट्स में लिख के दिखाओ। मैंने आज ही तुम्हें अच्छे से वो लिखवा के डेटा के अंदर रिवीजन कराया था। डिफाइन मल्टीलैटरल ट्रेड, आज ही मैंने तुम्हें बताया है क्लास, मल्टीलैटरल ट्रेड क्या होता है। नाफ्ता आपको एग्जांपल दिया था, जहां पे एक से ज्यादा नेशन आपस में ट्रेड कर रहे होते हैं, दिस इज कॉल्ड मल्टीलैटरल ट्रेड। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली, यहां पे आपको केस दिया हुआ है, साथ में यहां पे देखो केस दिया हुआ है, और यहां पे केस दिया हुआ है, लिखा है विच इंस्टीट्यूशन हैज बीन रिप्लेस बाय नीति आयोग। नीति आयोग जो है उसने किसको रिप्लेस किया है, ऑब्वियसली किसको रिप्लेस किया, बिना पढ़े ही आप समझ सकते हो, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, मैंने कहा था पीएम, प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। तो बिना पढ़े ही आप इसको बना सकते हो। स्टेट एंड डिस्कस एनी 2 मेन एडवांटेज ऑफ डिजिटल बैंकिंग। डिजिटल बैंकिंग के, ऑनलाइन बैंकिंग के 2 आपको एडवांटेज बताने, कोई भी 2 एडवांटेज, आप सब इसे यूज करते हो, आपसे बेहतर क्या कौन जानता है इसको। अच्छा, एक चीज और है, आपके पेपर में अगर ये चीज आती है ना, आप केस स्टडी को पढ़ा जरूर करो। यहां तो मैंने आपको बोल दिया, बट आप स्टूडेंट हो, आप इसको नहीं पढ़ोगे, क्या पता कोई मिस्टेक हो जाए, तो इसको जरूर पढ़ा करो, यहीं से आपको आंसर्स मिल जाएंगे। और स्टार्टिंग के 15 मिनट कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे इन क्वेश्चंस को पढ़ना है, ये मैं आपको सही समय पे बता दूंगा एग्जाम से पहले, डोंट वरी। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, इंडिया हैज अ टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज टू facilitate digital bank. There is a need to create a regulatory framework for promoting this. Niti Aayog, in its report titled Digital Bank, a proposal for licensing and regulatory regime for India, offer a template and roadmap for digital bank license and regulatory regime for country. India's public digital infrastructure, especially UPI, has successfully faced this. With Aadhaar, India is at the cusp of operating its own open banking framework. This demonstrates that India has the technology stock to fully facilitate digital bank. Digital banking allow a user to set up an automatic payment for regular utility bills, बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो. Digital banking enable fund transfer. अब देखो ये बेनिफिट क्या क्या, आपको 2 बेनिफिट पूछा ना, 2 एडवांटेज, तो आप ये लिख दो। ये पहला एडवांटेज लिख दो, डिजिटल बैंकिंग अलाउ अ यूजर टू सेट अप ऑटोमेटिक पेमेंट फॉर रेगुलर बिल्स, और दूसरा डिजिटल बैंकिंग इनेबल द फंड ट्रांसफर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ काउंटरफेट करेंसी, और बाय प्रमोटिंग कैशलेस सेफ्टी डिजिटल बैंक रेस्ट्रिक्ट द सर्कुलेशन ऑफ ब्लैक मनी। ये भी देखो एक एडवांटेज हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन टेक्स्ट कॉमन अंडरस्टैंडिंग आपको आंसर देना था। तो पहला वाला क्या हो गया क्लास, प्लानिंग कमीशन देखो, और उसका प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, तो ये कैशलेस हो गया और इजीली कन्वीनियंस है। आपको कहीं निकलना होता है, फोन लेके निकल जाते हो, फोन के अंदर पैसे हैं, आप पेमेंट करोगे कैश, आपको कैरी नहीं करना पड़ता।
सेफ रहता है कैश के फटने का, चोरी का, काउंटिंग का, है ना, किसी ने 10,000 रुपए से काउंट करते रहो, नोट देखते रहो गांधी जी हैं कि नहीं, डायरेक्टली मिल जाता है। कोई भी बेनिफिट आप उठा के लिख सकते हो जो यहाँ लिखा है, या फिर आप अपने आप से भी लिख सकते हो, बिल्कुल नंबर मिलेंगे, बिकॉज बहुत बेनिफिट है डिजिटल पेमेंट्स का। तो आप कोई भी दो, डिसएडवांटेज भी है इसके, है ना, आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए, लेने और देने वालों के पास, दोनों के पास कनेक्टिविटी होनी चाहिए, और फ्रॉड भी हो सकता है उसके अंदर, राइट। अगला ये सेम वही क्वेश्चन है, जीएसटी इज कॉम्प्रिहेंसिव अंडर टैक्स क्लास एल्यूगेट। अच्छा, कुछ ऐसे वर्ड लिखे होंगे ना जो शायद आपको कंफ्यूज कर देगा, घबराना मत और गाली मत देने लग जाए टीचर को, अरे सर ने पढ़ाया नहीं पढ़ाया नहीं। वही है क्लास, आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है और कुछ नहीं। तो कभी कभार भावनाओं को भी समझना चाहिए वर्ड्स के अलावा, राइट। तो जीएसटी कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है, यानी कि सारे इंडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज करके जोड़ा गया है, उसको आपने एक्सप्लेन कर देना है क्लास। बियोंसी इज रेवेन्यू रिफ्लेक्टेड रिकवरी ऑफ बिजनेस एक्टिविटी एज अ फास्टर पेज, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद अ वैलिड क्लास एक्सप्लेनेशन। अब ये क्या लिखा हुआ है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्शन रोज ऑलमोस्ट 20% अप्रैल 2022 इन रीच टू रीच अ फ्रेश हाई of nearly 1.7 lakh crore, pointing to continued class buoyancy in revenue due to higher economic activity and tighter regulation. For the first time, gross GST collection has crossed 1.5 lakh crore mark. Total number e-way bills generated in month of 2022 was rupees 7.7 crore, which is 13% higher than 6.6 crore e-way bills. E-way bill होता है, आप परचेज करते हो ना ऑनलाइन, सॉरी ऑफलाइन जाके दुकानों पे, तो आपको e-way bill देते हैं वो, generated in the month of February 22, which reflects recovery of business activity as a faster pace. During April 2022, 1.1 crore GST return were filed. The filing percentage of GSTR 3B in April 22 was 84.7% as compared to 78 in 2020. GST के आने से फाइलिंग भी अच्छी हो गई। तो आपको बताना GST कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है, ये रहा आंसर। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज यूनिफाइड सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स लेवी अपॉन द गुड्स एंड सर्विसेज। इट हैज some different type of indirect taxes such as excise duty, service tax, sales tax, etc. It is destination based consumption tax। आपको पता है जहां पे कंजप्शन हो रहा है वहीं पे टैक्स लगना है। This is applicable throughout the nation with a single rate of tax for a particular goods and services. GST has reduced the cascading nature of indirect taxes. अच्छा, सेकंड जो है कैस्केडिंग इफेक्ट, समझते हो ना कि एक ही टैक्स जो दो बार लग जा रहा है उसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। सेकंड क्या है क्लास, सेकंड है buoyancy in revenue reflected recovery of business activity at a faster pace। दिख रहा है कि भी फास्टर पेस से बिजनेस एक्टिविटी चल रही है और रेवेन्यू भी अच्छी खासी जनरेट हो रही है। तो इन अप्रैल 2022 टैक्स कलेक्शन, तो आपको वही बताना है कि डेटा के अकॉर्डिंग 2022 में टैक्स कलेक्शन 20% से हाइक हो गया और 1.7 लाख करोड़ तक पहुंच गया। वही लाइन है, ठीक है, ये रहा टैक्स कलेक्शन, यहां से टैक्स कलेक्शन ऑलमोस्ट 20% राइज होकर 1.7 लाख करोड़ तक पहुंच गया। दिस बियोंसी इन रेवेन्यू, यानी जो एकदम से इंक्रीज हुआ रेवेन्यू में, वाज एन आउटकम ऑफ राइजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड टाइटर रेगुलेशन। सरकार ने जीएसटी के रेगुलेशंस को टाइट कर रखे हैं, लोग थोड़े से कम बचते हैं, डर भी है, पेनल एक्शन भी बहुत ज्यादा है, और 13% राइज इन द नंबर ऑफ ई-वे बिल्स जनरेटेड एंड 1.1 करोड़ जीएसटी रिटर्न फाइल इन द कंट्री इज क्लियर इंडिकेशन दैट रिकवरी ऑफ बिजनेस एक्टिविटी एट अ फास्टर पेस। तो सेम यही लाइन यहां से यहां तक उठाकर लिख दिया है। तो जब केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, सच में बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं वो, क्योंकि इसको पढ़ने में टाइम आपका जाता है तो क्वेश्चन वो आसान रखते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन टफ होगा, पढ़ने में टाइम नहीं जाएगा, यहाँ पढ़ने में टाइम लगेगा, लेकिन क्वेश्चन आसान है और आपको अपनी भाषा में भी लिखना नहीं है, आप यहीं से उठा के लिख दो, बात खत्म। अपनी भाषा में लिख सकते हो, बट अगर आपको नहीं लिखना आ रहा है इंग्लिश में अच्छे से तो यहीं से उठा के लिख दो, ये एडवांटेज आपके पास रहता है केस बेस्ड क्वेश्चन में। अंडर द लिबरलाइजेशन मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज एक्सट्रीमली क्रूशियल, रिजेक्ट और सपोर्ट the given। देखो, अंडर द लिबरलाइजेशन मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज एक्सट्रीमली क्रूशियल। यार देखो, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को रेगुलेट करना एक्सट्रीमली क्रूशियल है, यानी ये स्टेटमेंट क्लास कहीं ना कहीं मतलब आप सपोर्ट नहीं करोगे, डिफेंड नहीं करोगे इसका। द स्टेटमेंट इज रिजेक्टेड एज द लिबरलाइजेशन मेजर्स curtail many restrictions on the industrial sector. Industrial licensing was abolished for almost all except for 3 industry. Many goods produced by SSI were de-reserved in most of the industries। देखो, अब वो आने से ना तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को और बढ़ावा मिला है। तो ये कहना कि भाई वो क्रूशियल हो गया, नहीं, वो उसको बढ़ावा मिला है, काफी ग्रोथ हुआ है। मार्केट हैज बीन अलाउड टू डिटरमाइन द प्राइसेस इंडिपेंडेंटली, मार्केट में प्राइस आप खुद डिसाइड कर सकते हो, अननेसेसरी कंट्रोल को हटा दिया और इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसेस को भी इजी कर दिया, नेसेसिटेड बाय स्लोअर इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट अंडर द प्री परफॉर्म पीरियड, राइट। तो इस तरीके से आप आंसर अपने लैंग्वेज में बनाकर लिख सकते हो। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली। देखो कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि केस बेस्ड क्वेश्चन है एवरी ईयर।
तो ये इतना बड़ा पैराग्राफ है ये पूरा का पूरा, उस बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछा है। तो पैराग्राफ में मैंने आपको बीएसटी के अंदर ही बताया था, यहाँ बता रहा हूँ। पहले आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को अच्छे से पढ़ो। जब आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को अच्छे से पढ़ोगे ना, तो रिक्वायरमेंट पढ़ने के बाद फिर केस को पढ़ो, तो वहीं पे आपको आंसर मिल जाएगा, राइट। तो क्या है, द ट्रेड लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स इनिशिएटेड इन 1991 बजट वर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट, राइट, एंड एक्सप्लेनिंग एनी टू ट्रेड रिफॉर्म्स। जो ट्रेड रिफॉर्म्स है वो आपको बताना है, कोई भी दो ट्रेड रिफॉर्म्स, मतलब वही है कि लाइसेंसिंग को खत्म कर दिया और क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए, और जो टैक्सेस है उसको भी मिनिमल कर दिया, टैक्सेस भी कम कर दिया। State any two areas in which tariff reductions were introduced। तो दो एरिया आपको बताना है जहां पे टैरिफ रिडक्शन वर इंट्रोड्यूस, जहां पे टैरिफ टैक्सेस को कम कर दिए थे। ये कौन कौन सेक्टर्स है, नॉन एग्रीकल्चर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स, इन दोनों में ही टैरिफ रिडक्शंस वर इंट्रोड्यूस, यानी कि जिनके टैक्सेस इन्होंने कम कर दिए थे। इवन डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में भी इन्होंने काफी कटौती की थी। तो बस ये लिखना है। बाकी आप क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन से क्लास आपको आंसर मिल जाएगा। पढ़ते हैं। विद जुलाई 1991 बजट देयर वाज अ क्लियर स्विच इन फेवर ऑफ अ मूव टुवर्ड्स outward oriented market based economy. The liberalization step initiated in the budget were very comprehensive, although the pace remained gradual and there were occasional hiccups. In the 1991 reforms did away with import licensing on all about handful of intermediate inputs and capital goods. Consumer goods accounting for approximately 30% of tariff lines remain under licensing. Only a decade later, after a successful challenge in India's trading partners by the WTO, were these goods freed licensing. Today, except for a handful of goods that are disallowed on environmental health safety grounds, all goods may be imported without the licensing. तो देखो यहाँ पे लाइसेंसिंग को खत्म कर दिया। कुछ ऐसे सामान जो इन्वायरमेंट पे, हेल्थ पे और सेफ्टी ग्राउंड पे हैं, उन पे लाइसेंस चाहिए, अदरवाइज आप कुछ भी, आप बाहर कोई भी काम कर सकते हो, लाइसेंस की जरूरत नहीं है। विद द रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग द टैरिफ रेट्स बिकम इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट। टैरिफ रेट्स भी गिर गए। देयरफॉर अ मेजर टास्क ऑफ द रिफॉर्म हैज टू बी लोअर द टैरिफ रेट। टैरिफ रिडक्शन हैव बीन मेनली कन्फाइंड टू नॉन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल गुड्स। देखो यहाँ पे आ गया आंसर, नॉन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल गुड्स। देखो टू एरियाज इन विच टैरिफ रिडक्शंस वर इंट्रोड्यूस। तो टैरिफ रिडक्शन कहां कहां पे इंट्रोड्यूस किया गया है, टैरिफ रिडक्शन ये पता था आपको, और वैसे भी आप यहाँ पे देखो नॉन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल गुड्स, इनमें टैरिफ को रिड्यूस किया गया, पता भी है, देखो लिखा भी है। आप जो पूछा जा रहा है वो केस के अंदर अच्छे से तसल्ली से पढ़ोगे ना, इको में पेपर नहीं छूटता, छूटता है अकाउंटेंसी में, इको में नहीं छूटता। आप आराम से समय लेके पढ़ सकते हो, अच्छे से उसको पढ़ सकते हो। Therefore, the liberalization applies strictly on these goods. The reduction in tariff has been achieved through a gradual comprehensive tariff rate. A simultaneous rationalization of the tariff structure through the reduction in the number of tariff band help this direction. बस ये पॉइंट पूछा गया था। देखो ये आप लिख सकते हो, dismantling the quantity restrictions on import and export, removal of license को खत्म कर दिया और क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया। आप अपनी लैंग्वेज में सिंपल भाषा में लिख सकते हो, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो सच बता रहा हूँ, केस बेस्ड क्वेश्चन आता है ना तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो आसान और होता है, वो आप लोगों के लिए इजी है करना, क्योंकि उसमें आंसर आपको मिल जाएगा केस के अंदर से ही। क्रिटिकली अप्रेज आपको एक्सप्लेन करना है डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द रिफॉर्म्स। तो रिफॉर्म्स में सरकार ने जो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनाई उसके बारे में आपको बताना है। डिसइन्वेस्ट एम टू बूस्ट फाइनेंशियल डिसिप्लिन and modernization. The government exceeded its mobilization target, but asset of public sector enterprise had been undervalued, resulting in significant losses to the government. सरकार losses में जा रही थी कंपनियों में, तो सरकार को उसको disinvest करना पड़ा. Moreover, the proceeds were primarily used to cover shortfall of government revenue instead of investing in social infrastructure or the development of public sector एंटरप्राइजेस. तो देखो यार, जो सरकारी कंपनी है ना, उसका जो डिसइन्वेस्टमेंट होता है, सरकारी कंपनी के शेयर सरकार प्राइवेट के हवाले बेच देती है, उसको क्रिटिकली आपको अप्रेज करना है, यानी उसके बारे में आपको लिखना है डिटेल में. अब इन्होंने ये पॉइंट लिखे हैं, इसके अलावा मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताओ आप कौन कौन से पॉइंट और ऐड कर सकते हो डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में. जो भी सरकार ने रिफॉर्म्स के अंदर डिसइन्वेस्टमेंट्स की हैं, तो एक तो फंड्स रेज करने के लिए की हैं, सरकारी कंपनी लॉसेस में जा रही थी, काम नहीं कर रही थी, तो उनको डिसइन्वेस्ट किया ताकि वो अच्छे से काम कर सके जो प्राइवेट के हवाले जाएंगे. गुड सर्विसेज का भी सरकार का मोटिव रहता है, जैसे बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज का भी सरकार का मोटिव रहता है. जैसे आपको पता है कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, कुछ कुछ रेलवे जो है उसको प्राइवेटाइज कर दिया जा रहा है, तो ऑब्वियसली उस रेल की फैसिलिटी को बेहतर बनाने के लिए, एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए भी सरकार प्राइवेटाइजेशन या डिसइन्वेस्टमेंट करती है. Globalization is an essential outcome of liberalization of an economy. Justify the given statement with a valid explanation. तो जो ग्लोबलाइजेशन है ना, वो लिबरलाइजेशन का एक एसेंशियल आउटकम है.
तो ग्लोबलाइजेशन इज indeed an essential outcome of liberalization of an economy. The removal or reduction of restrictions in the industrial sector, financial sector, trade and investment policy, ये सारे पॉइंट का इंपैक्ट, लिबरलाइजेशन का इंपैक्ट इन सारे पॉइंट्स हमने देख लिया. एटसेट्रा. ओपन द डोर फॉर द इंडियन इकोनॉमी. टैक्सेस कम कर दोगे, अननेसेसरी कंट्रोल हटा दोगे, है ना. एमआरटीपी एक्ट को कॉम्पिटिशन एक्ट में कन्वर्ट कर दोगे. इसके अलावा आप क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, टैक्सेस कम कर दोगे, लाइसेंस, इंपोर्टिंग लाइसेंस आसान कर दोगे, तो क्या होगा, डोर खुल जाएंगे बाहर वालों के लिए, तो बाहर वाले आएंगे ना, तो ग्लोबलाइजेशन अपना आप हो जाएगा. हेंस लिबरलाइजेशन एक्ट एज अ कैटलिस्ट. आपने पढ़ा होगा साइंस के अंदर कैटलिस्ट वर्ड फॉर ग्लोबलाइजेशन. तो भैया एक कैटलिस्ट की तरह काम किया है लिबरलाइजेशन ने ग्लोबलाइजेशन के लिए. इट फोस्टर्ड इंटरनेशनल ट्रेड, इंटीग्रेटिंग द इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी. लाइसेंस खत्म करते ही आने लगे फिर बाहर. कोका कोला भाग गया था पहले जनता गवर्नमेंट में, अब फिर वापस आ गया ग्लोबलाइजेशन के बाद. आपको पता है इंडिया में कितना बिजनेस चलता है कोका कोला का. नेक्स्ट है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं. इंडिया हैज फेल्ड टू इंप्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ एजुकेशन कमीशन. एजुकेशन कमीशन ने कितना 6% का रिकमेंडेशन दिया था. इंडिया फेल हो गया. उसके लिए आपको वैलिड आर्गुमेंट्स देने हैं. द गिवन स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट. Over the year, India has not been able to raise the education standard to the desired level. Education Commission in 64-66 has recommended that at least कम से कम 6% GDP का एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए. वो सबसे बड़ा पिलर है जहां से देश के नौजवान ग्रो करते हैं. ठीक है. एज टू मेक अ नोटिसेबल रेट ऑफ ग्रोथ इन एजुकेशनल अचीवमेंट्स, हाउएवर द करंट एक्सपेंडिचर, जो अभी करंट एक्सपेंडिचर है वो पर्याप्त नहीं है. दस नेसेसरी स्टेप मस्ट बी टेकन. सरकार को स्टेप्स लेने चाहिए ताकि ये डिजायर्ड, मतलब सरकार को स्टेप्स लेने चाहिए ताकि एजुकेशन बेहतर हो. उस पर सरकार को खर्चा बढ़ाना चाहिए. बेहतर तभी होगा जब अच्छे स्कूल्स होंगे, अच्छे टीचर्स होंगे, पंक्चुअलिटी होगी. जो आप खुद सोचो ना, सरकारी स्कूल फ्री होने के बावजूद भी इंसान प्राइवेट में क्यों पढ़ाता है. तो सरकारी अगर मैं क्वालिटी अच्छी है, जैसे दिल्ली में सरकारी स्कूल काफी बेहतर बना दिए गए, तो ऑब्वियसली वहाँ के बच्चे वहाँ जाते हैं, बेनिफिट मिलता है उनको. इसी तरीके से पूरा ऑल ओवर इंडिया में अगर सरकारी स्कूल्स को बेहतर बना दिया जाए तो लोग फ्री में पढ़ पाएंगे. एजुकेशन आज सबसे ज्यादा कॉस्टली है, तो वो पढ़ पाएंगे आसानी से और ग्रो कर पाएंगे. देश को ही कल को फायदा पहुंचाएंगे. देश को टैक्स देंगे, ना कि सब्सिडी वसूलेंगे उनसे. डॉक्टर खुराना, a dentist, run his clinic in an economically backward area. He was earning a comparatively low income, so he decided to move to a city and spend huge amount for the same. तो भैया अगर वो सिटी पे शिफ्ट कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, माइग्रेट कर रहा है. Identify and explain the type of expenditure, the expenditure on migration by Dr. Khurana, which directly contributes to the process of human capital formation. ठीक है. तो वो ज्यादा पैसे कमाने के लिए माइग्रेट कर सकता है. ये क्या है, कौन सा सोर्स है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन. तो आइडेंटिफाई करो, एक्सप्लेन करो. तो यहाँ पे देखो आइडेंटिफाई कर दिया, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, फिर इसको आपने एक्सप्लेन करना है. जो मैंने आपको एक्सप्लेन करवा रखा है ना, उसी हिसाब से फिर अपने बुक्स में पढ़ा है, एनसीईआरटी, जहां भी आपने साल भर में पढ़ा हुआ है, वो पॉइंट आपको अपने आप से एक्सप्लेन करना है. अभी ये टाइम नहीं कि इनके आंसर्स को आप रट्टा मारना चालू कर दो. समझ रहे हो बात को. आपको लिखना अपने आप ही पहचान आना चाहिए, आंसर लिखना क्या है, कैसे क्वेश्चन को रीड करना है. डिस्टिंग्विश बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल. लो, ये मैंने पढ़ाया था, राइट. ये मैंने आपको पढ़ाया था शाम को, है ना. ये और लाल के मैंने, और लेकिन इनका आंसर ये है. तो मैं जब भी डिफरेंस की बात होती है ना, आप ऐसे लिखा करो. टीचर को चेक करने में आसानी होती है. आपको बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिखने पड़ते, पॉइंट टू पॉइंट में आंसर मिल जाते हैं. बेसिस पता है, ठीक है, नहीं पता तो आप ऐसे लिख लो. ठीक है. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. Explain how expenditure on information and expenditure on migration act as a source of human capital formation. Expenditure on health और education तो आप पढ़ के जाते हो, इसको नहीं पढ़ के जाते. तो यही देखो पूछ लिया गया है. Expenditure acquire information related to labor and other market is necessary to make decision regarding the investment in human capital. Information related to job market, है ना, कि job opportunity क्या क्या है, potential क्या क्या है, वो major factor है जो human capital formation को influence करता है. अगला expenditure on migration, another important source of human capital formation है. लोग migrate करते हैं better जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, बेटर कोचिंग के लिए, बेटर स्कूल, बेटर कॉलेजेस के लिए, ताकि वो हायर इनकम जनरेट कर सके, अच्छी ट्रेनिंग ले सके. तो टेक्निकली क्वालिफाइड वर्कर्स माइग्रेट टू अदर एरियाज बिकॉज हायर इनकम एंड बेटर अपॉर्चुनिटी. तो ये भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को कहीं ना कहीं बेहतर बना रहा है, ये उसका सोर्स है. तो आपने अगर ये 3 नंबर का सवाल है तो ठीक लिखा है, 4 नंबर का होगा तो एक लाइन आपको और ऐड करना पड़ेगा. राव्या वॉज इनिशियली वर्किंग एन ऑफिस क्लर्क इन ए फर्म. In the pursuit to attain a higher position and income, she attended few day on-the-job training session. This session contribute positively to her skills and expertise. Explain the impact of Ravya decision. तो राव्या का जो डिसीजन था ना ऑन द जॉब ट्रेनिंग, तो आपको एक्सपेंडिचर ऑन द जॉब ट्रेनिंग को एक्सप्लेन करना है एज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. सो ऑन द जॉब ट्रेनिंग हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द वर्क एनवायरनमेंट इन रिसेंट टाइम एज दे एड टू द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय. फर्म encourage such training
बेनिफिट आउटवेट्स द कॉस्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग। मतलब ये ध्यान रखना है कि आप ट्रेनिंग तो दे रहे हो, ट्रेनिंग में जो खर्चा लग रहा है ना, बेनिफिट उससे ज्यादा निकलवा लो। आप ट्रेनिंग दे रहे हो, उसमें मान लो 10,000 खर्च हो रहा है, तो कम से कम आप 10,000 वसूल कर लो उससे काम करा के, ये ध्यान रखना है। इट इनेबल एम्प्लॉय टू डेवलप स्किल्स एंड अडॉप्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आइडिया। थस राविया डिसीजन ऑन अटेंडिंग ऑन दिस जॉब इज वेरी गुड एंड हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। In India, National Education Policy 2020 had stressed a lot of service training to the teachers. Identify the source of human capital formation. Indicate. तो ये कौन सा है? ट्रेनिंग है भाई। टीचर्स को ट्रेनिंग देने की बात कही गई है एनईपी 2020 में भी। टीचर को ट्रेनिंग तो पढ़ाना कैसे है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, अलग अलग एडवांस टेक्नोलॉजी जो यूज हो रही है, बोर्ड पे पढ़ाना है, टैब पे पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है बच्चों को, तो वो क्या है, ट्रेनिंग की तो बात चल रही है। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो गया, उसको एक्सप्लेन कर देना, आइडेंटिफाई करना है, बस आपको आइडेंटिफाई करना है, एक्सप्लेन करनी होती है, तो इसको आइडेंटिफाई किया हुआ है बस। इलाबोरेट यानी एक्सप्लेन करना है इंपैक्ट ऑफ दिस सोर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अब ट्रेनिंग से बेनिफिट क्या होगा, आप चाहो तो इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, 3 नंबर का 3 पॉइंट, 4 नंबर का 4 पॉइंट। तो आप बताओ ट्रेनिंग से फायदा क्या होगा। क्लास ट्रेनिंग का फायदा आपने बीएसटी के अंदर पढ़ रखा है, आप अच्छा अर्न कर पाओगे, स्टेबिलिटी आएगी, बच्चों को अच्छा सिखा पाओगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अवगत करा पाओगे, और इवन आप जो है वो ग्रो करोगे, आपका डेवलपमेंट भी होगा। एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एनी 3 पॉइंट आप पॉइंट्स में लिख देना, और चाहो तो डिटेल में, चाहो डिटेल में भी लिख देना, ठीक है। इलाबोरेट द नीड ऑफ प्रमोट वुमेन एजुकेशन इन इंडिया। अब ये बात ना क्लास देखो तुम्हें कोई पढ़ाएगा नहीं, अपना कॉमन सेंस लगाओ। वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए क्लास नीड टू प्रमोट, क्यों प्रमोट करना चाहिए, और प्रमोट जो है मतलब इलाबोरेट एक्सप्लेन करो नीड, क्यों जरूरत है हमारे यहाँ पे वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। बताओ इंडिया में वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए क्यों जरूरत है। आज भी रूरल एरिया में जब एडवांस हायर एजुकेशन की बात होती है तो महिलाओं को नहीं पढ़ाया जाता। कहते हैं भाई ये लड़की पढ़ लिख लेगी तो इससे शादी कौन करेगा, मतलब ऐसी बेतु की बात होती है, पढ़ लिख लेगी तो कोई शादी ही नहीं करेगा इससे, इतना पढ़ाएंगे तो इतना दहेज नहीं दे पाएंगे, लड़की के लिए पढ़ाई के लिए पैसा नहीं, लड़की तो चली जाएगी किसी और घर में, हम लड़की को पढ़ाते हैं, लड़का हमारे साथ रहेगा, ऐसी सोच है। तो प्रमोटिंग वुमेन एजुकेशन इन इंडिया इज इंपरेटिव फॉर सोशल प्रोग्रेस and gender equality. Educated women contribute to economic growth by entering the workforce and making informed decisions about their life. Moreover, educating women makes favorable impact on the fertility rate and health care of women. है ना, हेल्थ केयर भी उनकी अच्छी होगी, उनके बच्चों की भी अच्छी होगी। महिला अच्छी है तो अपने बच्चों का भी अच्छे ध्यान रखेगी। Hence, investing in women's education uplift communities and drive sustainable development across India. आप सिंपल भाषा में, इन्होंने बहुत टफेस्ट लैंग्वेज में लिख रखा है, इसको याद करके लिखना पॉसिबल नहीं। आप अपने आप से 3 से 4 पॉइंट लिखना, नंबर पूरे मिलेंगे आपको। टीचर भी जो एज अ टीचर मैं भी चाहता हूँ बच्चा वो लिखे जो रियलिस्टिक हो, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया इन द सेम प्रोपोर्शन, डिफेंड और रिफ्यूट। देखो यार ये स्टेटमेंट तो ना डिफेंड करने लायक नहीं है, रिफ्यूट है, क्योंकि सेम प्रोपोर्शन में खर्च नहीं होता अलग अलग लेवल पे। एलिमेंट्री पे सरकार काफी खर्चा करती है, द गिवन स्टेटमेंट इज रिफ्यूटेड, यानी कि हम इसके पक्ष में नहीं है। एलिमेंट्री एजुकेशन टेक्स मेजर शेयर ऑफ टोटल एजुकेशन एक्सपेंडिचर। एलिमेंट्री एजुकेशन जो बेसिक पढ़ाई है ना उसके लिए सरकार काफी खर्चा करती है। शेयर ऑफ हायर एंड टर्चरी एजुकेशन इज लीस्ट, और जो हायर एजुकेशन है ना वो बहुत कम, उस पर कम खर्चा होता है। दो on an average the government spend less on tertiary education. Expenditure per student in tertiary education is higher than the elementary. per student खर्चा जो है obviously वो higher है, but in total वो बहुत कम है। छोटे बच्चों में ना पर स्टूडेंट पे खर्चा कम होता है, बट इन टोटल जो है, टोटल खर्चा जो है वो क्या है, वो ज्यादा है। जबकि हायर में टोटल खर्चा कम है बट पर बच्चे पे जो खर्चा होता है वो ज्यादा है। मोर एवर द रेवेन्यू फ्रॉम एजुकेशन सेस हैव बीन ईयर मार्क फॉर स्पेंडिंग ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन। सेस आता है ना, कितना परसेंट आता है, 2%। ये भी लिखना आपके 2% सेस हम लोग लेते हैं। डाटा अपने आंसर में ऐड करोगे ना तो आंसर स्ट्रॉन्ग बनेगा और ज्यादा ऑथेंटिसिटी बढ़ जाएगी आंसर्स की। इन एडिशन टू दिस द गवर्नमेंट सैंक्शंस अ लार्ज आउटले फॉर प्रमोशन ऑफ हायर एजुकेशन एंड न्यू लोन स्कीम फॉर, ये सेम लाइन मैंने आपको लिखवाई थी, सेम लाइन आज मैंने आपको पढ़ाया था। तो इन एडिशन टू द गवर्नमेंट सैंक्शंस लार्ज आउटले फॉर द प्रमोशन ऑफ हायर एजुकेशन एंड न्यू लोन स्कीम फॉर द स्टूडेंट टू परस्यू हायर एजुकेशन। तो न्यू लोन स्कीम भी सरकार जो है वो लॉन्च करती है। It would be unclear to say that the growth of human capital lays the ground for economic growth of a nation. Do you agree with the given statement? आप क्लास एक बार चेक करो कि ये आंसर ना परसेंट टू परसेंट वेरी कर सकता है, कि आपके पास क्या सॉल्यूशन है। आप क्या सोचते हो कि इट वुड बी अनक्लियर, ये बहुत क्लियर नहीं है, आप एग्जैक्टली कह नहीं सकते कि ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल लेज ग्राउंड द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ नेशन। ह्यूमन कैपिटल का ग्रोथ इकोनॉमिक नेशन का ग्रोथ होगा, क्या ये 100% ट्रू है या अनक्लियर है? तो एन इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल कॉज इकोनॉमिक ग्रोथ इज अनक्लियर। ह्यूमन कैपिटल देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है कॉजेज इकोनॉमिक ग्रोथ ह्यूमन कैपिटल से, इसका एग्जैक्टली लिंक नहीं है, अनक्लियर है। ओइंग टू द प्रॉब्लम्स
पर्टेनिंग इन द एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिफिकेबल रिलेशन बिटवीन द टू, यानी कि आप एग्जैक्टली दोनों के बीच में रिलेशनशिप नहीं स्टैब्लिश कर पाते क्योंकि आपने पढ़ा भी नहीं ऐसा कुछ। एजुकेशनल यार्डस्टिक लाइक ईयर ऑफ स्कूलिंग, टीचर पीपल रेशियो, एनरोलमेंट रेट्स एक्सेट्रा मे नॉट रिफ्लेक्ट द एजुकेशन क्वालिटी एक्यूरेटली। मतलब पढ़ तो रहे हैं लेकिन क्वालिटी क्या है, और ये सबसे अच्छा एग्जांपल है आजकल के टाइम पे। आज के टाइम में लोगों को डिग्री तो मिल जाती है लेकिन जॉब नहीं मिलती डिग्री के बाद भी, क्योंकि वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है। एग्जाम तो पास कर गए रट्टा मार के, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, आप काम नहीं कर पा रहे कंपनी के अंदर। वेयर एज ह्यूमन कैपिटल मेजर्स मे शो कन्वर्जेंस बिटवीन द डेवलपिंग एंड डेवलप्ड नेशंस, हाउएवर देयर इज नो एम्पेरिकल एविडेंस टू प्रूव इनकम पर कैपिटा, यानी कि ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि एजुकेशन अगर ह्यूमन कैपिटल आ गया तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ ही जाएगा। हेंस एजुकेशन मे इंप्रूव बट कैन नॉट गारंटी सिमिलर प्रोग्रेस इन रियल इनकम। तो एजुकेशन से गारंटी नहीं है कि जो इनकम है उसी हिसाब से बढ़ेगा। तो एजुकेशन मिल जाना क्योंकि अभी हमारे कंट्री में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत है, तो एजुकेशन के मिल जाने से इकोनॉमी ग्रो कर जाएगा ये कोई जरूरी नहीं है। तो ये अनक्लियर जरूर है। हाँ, मोस्ट यही है कि एजुकेशन बढ़ेगा, लोग ज्यादा पैसे कमाएंगे, जीडीपी ग्रो करेगा, बट ये 100% ट्रू नहीं है, तो अनक्लियर है, या इसे पार्शियली ट्रू आप कह सकते हो बस। तो सॉरी, देख रहे हो कैसे कैसे क्वेश्चन घुमा के आते हैं। आज रात को एमसीक्यू करा दूंगा और हमारा पूरा का पूरा आधा सिलेबस ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तक खत्म हो जाएगा। तो सबसे रिक्वेस्ट है यहाँ तक पढ़ के याद करके अच्छे से प्रैक्टिस करके आना। एंड कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं, घबराने की जरूरत नहीं, उसके नीचे ऑप्शंस भी होते हैं। अब किसी बच्चे को लग रहा हो सर ये तो टफ क्वेश्चन था, तो यार उसके नीचे ऑप्शन भी रहेगा। तो जरूरी नहीं कि टफ क्वेश्चन मेन क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन रहेगा, जो अच्छा ऑप्शन होगा वो आप चूज कर सकते हो। कल रात को एसपीसीसी ऐप पे 3 प्रीमियम मॉक्स आने वाले हैं, उनको बनाना, बहुत मजेदार क्वेश्चन मिलेंगे इसी टाइप के। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। यहाँ तक पढ़ के आना।